नमस्कार, आप देख रहे हैं रितम और मैं हूं आपके साथ चेतना मनकोटिया। कर्नाटक में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दल जोर शोर से प्रचार प्रसार में लगे हैं। कांग्रेस पार्टी ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में बजरंग दल जैसे हिंदू संगठनों पर बैन लगाने की बात कही है। इस पर बीजेपी कांग्रेस पर लगातार हमलावर है। अब केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने कांग्रेस पर सवालों की बौछार करते हुए सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर बजरंग दल का अपमान करने का आरोप लगाया है। साथ ही कहा कि कांग्रेस पार्टी वोट के लिए देश की जनता को धर्म के आधार पर बांटने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा वे बजरंग दल को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या बजरंग दल देशद्रोही है? उन्होंने आगे सवाल किया, क्या बजरंग दल एक आतंकवादी संगठन है? सुप्रीम कोर्ट की ओर से धरने पर बैठी महिला पहलवानों को झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को मामले में आगे की सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। अदालत ने कहा कि पहलवानों की ओर से एफआईआर दर्ज करने की मांग को लेकर याचिका दायर की गई थी। अब इस मामले में पुलिस 2 एफआईआर दर्ज कर चुकी है। ऐसे में आगे की सुनवाई बंद की जाती है। चीफ जस्टिस की बेंच ने सुनवाई करते हुए कहा कि याचिका का उद्देश्य एफआईआर को लेकर था जो दर्ज हो चुकी है। मामला अब मजिस्ट्रेट के सामने है और कोई मसला हो तो हाई कोर्ट जाने की छूट है। आज की सुनवाई के दौरान भारत सरकार के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने महिला पहलवानों की सुरक्षा को लेकर उठाए गए कदमों की जानकारी दी। पटना हाई कोर्ट ने जाति आधारित जनगणना पर अगले आदेश तक के लिए रोक लगा दी है। नीतीश सरकार के लिए ये बड़ा झटका माना जा रहा है। हाईकोर्ट ने ये फैसला जाति आधारित जनगणना को चुनौती देने वाली लोकहित याचिकाओं पर सुनवाई करने के बाद सुनाया है। पटना हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि जाति आधारित जनगणना पर अगले आदेश तक के लिए तत्काल प्रभाव से रोक लगाई जाती है। इसके साथ ही आर्थिक सर्वेक्षण पर भी रोक लगा दी गई है। इतना ही नहीं, कोर्ट ने जाति आधारित जनगणना के तहत अब तक जुटाए गए डेटा को शेयर करने और इस्तेमाल करने पर भी पाबंदी लगा दी है। वहीं अब इस मामले की अगली सुनवाई 3 जुलाई को होगी। हाईकोर्ट का ये आदेश बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। दिल्ली शराब घोटाले को लेकर दिल्ली की केजरीवाल सरकार भ्रष्टाचार के आरोपों में बुरी तरह से घिरी है। अब केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने आप नेताओं पर सवालों का सीधा जवाब नहीं देने का आरोप लगाते हुए पूछा है कि ईडी की माफी की मांग को लेकर झूठ फैलाने वाले संजय सिंह ये बताएं कि दिनेश अरोड़ा के जरिए रेस्टोरेंट मालिकों से 42 लाख रुपया लिया था या नहीं। मीनाक्षी लेखी ने कहा कि आम आदमी पार्टी झूठ फैलाने का प्रयास करती है और कभी भी उन सवालों का सीधा जवाब नहीं देती जो इनसे पूछे जाते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि इन्होंने कोविड के ऐसे समय पर 45 करोड़ रुपए खर्च किए। DUAC से इन्होंने कोई अनुमति नहीं ली, 45 करोड़ रुपए का कोई टेंडर नहीं निकाला, तमाम नियम और कायदे कानून का उल्लंघन करते हुए ये काम किया, जो कि अपने आप में एक घोटाला है। भारत ने एक बार फिर संयुक्त राष्ट्र की बैठक के दौरान सुरक्षा परिषद की व्यवस्था पर सवाल उठाए और इसमें बदलाव की मांग की है। बता दें कि संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में दुनिया में शांति बनाए रखने के लिए विश्वास को बढ़ावा देने के विषय पर चर्चा हो रही थी। इसी चर्चा के दौरान रुचिरा कंबोज ने कहा कि सुरक्षा परिषद की मौजूदा व्यवस्था असमानता को मिटाती है या फिर इसे बढ़ावा देती है। दशकों से इसमें सुधार की बात की जा रही है, लेकिन हम तब तक विश्वास और शांति नहीं ला सकते जब तक सुरक्षा परिषद की विश्वसनीयता पर उठ रहे सवालों का जवाब नहीं ढूंढ लेते। कंबोज ने कहा कि परिषद के सदस्यों को ज्यादा जवाबदेह बनाने की जरूरत है। ये संस्था ज्यादा खुली, विविधता को साथ लेकर चलने वाली और खासकर इसमें दक्षिण का प्रतिनिधित्व होना चाहिए और विकासशील देशों को शामिल किया जाना चाहिए। मणिपुर में मैतेई समुदाय को अनुसूचित जनजाति यानी ST श्रेणी में शामिल करने की मांग का विरोध करते हुए जनजातीय समूहों की ओर से बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन किया गया। इस दौरान हिंसा भड़की, जिसके बाद 8 जिलों में कर्फ्यू लगा दिया गया और पूरे राज्य में मोबाइल इंटरनेट सेवाएं निलंबित कर दी गई। वहीं आज मणिपुर के CM N बीरेन सिंह ने राज्य में हुई हिंसा के लिए समाज के 2 वर्गों के बीच फैली गलतफहमी को जिम्मेदार ठहराया। साथ ही उन्होंने लोगों से अपील की है कि लोग किसी तरह के अफवाहों पर विश्वास न करें। साथ ही उन्होंने कहा कि समस्या का समाधान जल्द ही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को बस्ती में विपक्ष पर जमकर हमला बोला।
उन्होंने पिछली सरकारों पर बस्ती को उपेक्षित रखने का आरोप लगाते हुए कहा कि विपक्षी दलों ने केवल बांटने का काम किया है, समाज में जाति, मत, मजहब के नाम पर खाई पैदा की है। मगर आज न केवल बस्ती में विकास का पहिया तेजी से घूम रहा है, बल्कि कोई सोच भी नहीं सकता था कि इस जिले का अपना मेडिकल कॉलेज होगा, जो कि डबल इंजन की सरकार में साकार हुआ है। सीएम ने कहा कि कभी इसी मुंडेरवा में किसानों पर पिछली सरकारों ने गोलियां चलवाई थी। हमारी सरकार ने यहाँ नई चीनी मिल लगा दी है। आज ये चीनी मिल यहाँ की पहचान बन रही है। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने एक बार फिर से बड़ी आतंकी साजिश को नाकाम कर दिया है। गुरुवार को जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 2 आतंकवादी ढेर हो गए हैं, जिसकी जानकारी पुलिस द्वारा दी गई है। साथ ही कश्मीर जोन पुलिस ने बताया कि इन आतंकियों के पास से AK-47 राइफल और एक पिस्तौल सहित कई आपत्तिजनक सामग्री, हथियार और गोला बारूद बरामद हुए हैं। वहीं अधिकारियों का मानना है कि ये आतंकी घाटी को दहलाने की योजना बना रहे थे। फिलहाल सुरक्षा बलों ने मोर्चा संभाला है। इलाके में सुरक्षा बलों द्वारा सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। भारत में कोरोना संक्रमण के मामलों में लगातार गिरावट जारी है। भारत में बीते 24 घंटे के दौरान कोरोना वायरस के 3,962 नए मामले दर्ज किए गए हैं। इस दौरान 7,873 लोग संक्रमण मुक्त हुए हैं। देश में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या अब घटकर 40,000 से नीचे 36,244 पर आ गई है। इससे पहले बुधवार को 3,720 और मंगलवार को 3,325 नए कोरोना मरीज सामने आए थे। वहीं सोमवार को नए मरीजों की संख्या 4,000 से अधिक थी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक बीते 24 घंटे में 1,82,294 सैंपल का टेस्ट किया गया। बुधवार को एक्टिव केस की संख्या 40,177 थी। भारतीय मूल के अजय बंगा विश्व बैंक के अगले अध्यक्ष होंगे। विश्व बैंक के 25 सदस्यीय कार्यकारी बोर्ड ने बुधवार को अजय बंगा को अध्यक्ष के रूप में 5 साल के कार्यकाल के लिए चुना, जो 2 जून से प्रभावी होगा। विश्व बैंक को हेड करने वाले अजय बंगा पहले भारतीय अमेरिकी और अमेरिकी सिख समुदाय से आने वाले शख्स होंगे। उद्योग संगठन IAMAI और मार्केट डाटा एनालिटिक्स फर्म कंटार की एक संयुक्त रिपोर्ट सामने आई है। इस रिपोर्ट में इंटरनेट इन इंडिया रिपोर्ट 2022 ने कहा कि भारत में 2022 में एक्टिव इंटरनेट यूजर्स की संख्या 759 मिलियन है। इनमें से 399 मिलियन ग्रामीण भारत से हैं, जबकि 360 मिलियन शहरी भारत से हैं, जो दिखाता है कि ग्रामीण भारत में इंटरनेट का विकास तेजी से हो रहा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि करीब 71% इंटरनेट पहुंच वाले शहरी भारत में केवल 6% की वृद्धि देखी गई, जबकि ग्रामीण भारत में पिछले 1 वर्ष में 14% की वृद्धि देखी गई। अनुमान है कि 2025 तक भारत में सभी नए इंटरनेट यूजर्स में से 56% ग्रामीण भारत से होंगे। बता दें, ये पहली बार है कि अधिकांश भारतीय एक्टिव इंटरनेट यूजर्स बन गए हैं। भारतीय उद्योग परिसंघ ने इंडियन रूट्स अमेरिकन सॉइल शीर्षक नाम की एक सर्वे रिपोर्ट तैयार की है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि 163 भारतीय कंपनियों ने अमेरिका में अभी तक $40 अरब से अधिक का निवेश किया है, जिससे देश में 4,25,000 नौकरियां पैदा हुई हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारतीय कंपनियों ने सामाजिक दायित्व भी बखूबी निभाया है और इस पर करीब $18.5 करोड़ खर्च किए हैं। भारतीय राजदूत तरनजीत सिंह संधू ने कार्यक्रम में मौजूद भारतीय कंपनियों के प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए कहा कि अमेरिका में भारतीय कंपनियां मजबूती, जूझारूपन और प्रतिस्पर्धा ला रही हैं। ये रोजगार पैदा कर रही हैं और स्थानीय समुदायों को समर्थन भी दे रही हैं। हाल ही में रिलीज हुई दिग्गज फिल्म मेकर मणि रत्नम की पोनियन सेल्वन पार्ट 2 बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है। पोनियन सेल्वन 2 को सिनेमा घरों में रिलीज हुए 6 दिन पूरे हो चुके हैं और फिल्म ने केवल 5 दिनों में ही दुनिया भर में 200 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई कर इतिहास रच दिया है। देश में 24 करोड़ के साथ खाता खोलकर पोनियन सेल्वन 2 ने साबित कर दिया है कि सिनेमा घरों में लंबा चलने वाली है। ऐश्वर्या राय बच्चन की पोनियन सेल्वन 2 ने घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 6 दिनों में कुल 122.25 करोड़ का कलेक्शन किया। संयुक्त राष्ट्र की तरफ से प्रतिबंधित वैश्विक आतंकवादी समूह जैश ए मोहम्मद ने खुलेआम पेशावर और अन्य शहरों में ईद समारोह के दौरान जिहाद के लिए धन की उगाही की।
यूरोपियन टाइम्स ने बताया कि जैश के सदस्य इस साल अप्रैल में खैबर पख्तूनख्वा में पेशावर के बाहरी इलाके बागे नारन में कश्मीर और फिलिस्तीन में जिहाद करने के लिए धन की मांग कर रहे थे। यूरोपियन टाइम्स ने अपनी एक रिपोर्ट में जानकारी दी है कि धन की उगाही की घटना से पाकिस्तान ने वैश्विक आतंकवाद विरोधी वित्त पोषण निगरानी संस्था यानी FATF द्वारा तय एक महत्वपूर्ण रेड लाइन का उल्लंघन किया है, जिससे देश को पिछले साल ग्रे लिस्ट से बाहर कर दिया गया था। अब ऐसे में FATF पाकिस्तान पर एक बार फिर एक्शन ले सकता है। रूस और यूक्रेन के बीच 14 महीनों से भीषण युद्ध चल रहा है। दोनों देशों की सेनाएं लगातार एक दूसरे पर बढ़त हासिल करने के लिए हमलों को अंजाम दे रही हैं। इसी बीच रूसी सेना ने यूक्रेन के साउथ खैरसॉन के इलाके में हमला किया, जिसमें 21 लोगों की जान चली गई, जबकि 48 लोग बुरी तरह से जख्मी हो गए हैं। वहीं हमले के बाद यूक्रेन के अफसरों ने क्षेत्र में शुक्रवार से सोमवार तक कर्फ्यू लगाने का फैसला लिया है। साथ ही यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने टेलीग्राम पर जानकारी देते हुए बताया कि खैरसॉन हमले में अब तक 21 लोग मारे जा चुके हैं और 48 घायल हैं। इसके अलावा राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने हमले में क्षतिग्रस्त हुए सुपरमार्केट की एक तस्वीर अपने ट्विटर हैंडल पर पोस्ट की।